हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी अक्टूबर 1972 से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं एक रग्बी टीम दूसरे मुल्क गेम के लिए जा रही थी। वो प्लेयर्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं। सब प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो पहली बार किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे। हम देखते हैं कि प्लेन बर्फीले पहाड़ों पर उड़ रहा था और तभी वो प्लेन बहुत ज़ोर से हिलने लगता है और वहाँ तूफान भी आ जाता है, जिससे प्लेन कंट्रोल लूज़ करके नीचे की तरफ जाने लगता है। पायलट अपनी पूरी कोशिश करता है कि प्लेन इस तूफान से निकल जाए, लेकिन प्लेन तूफान की चपेट में आ गया था। प्लेन के अंदर हर चीज़ अनस्टेबल थी और देखते ही देखते प्लेन एक काफ़ी बड़े पहाड़ से टकरा जाता है और दो हिस्सों में बंट जाता है। फिर प्लेन के सामने वाला हिस्सा भी बर्फ से टकरा कर टूट जाता है। लोगों का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं था, सामान भी बिखर गया था और इस हादसे में काफ़ी लोग भी मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो ठीक थे फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं। हर कोई परेशान और डरा हुआ था। हर तरफ बॉडीज और दर्द से चिल्लाते लोग थे, लेकिन वहाँ लोग एक दूसरे को हिम्मत और दिलासा दे रहे थे। फिर दो लड़के कैबिन खोलकर पायलट को देखने जाते हैं, जिसकी हालत बहुत नाजुक थी और वो भी मर जाता है। हम देखते हैं कि रात होने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया था और अंदर लोग का ठंड से बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। वहाँ हर कोई इस हादसे की वजह से गहरे सदमे में था और कुछ तो बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ लोग उन सबको दिलासा देते हैं। अगले सीन में वो सुबह उठकर देखते हैं कि कुछ और लोग ठंड की वजह से मर गए थे और अब तूफान भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए बाकी बचे हुए लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं वहाँ बर्फ़ के सिवा दूर दूर तक कोई नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करें और वो ज़िंदा बच भी पाएंगे कि नहीं। ज़िंदा रहने के लिए वो लोग इंतज़ाम करने लगते हैं। वो अपने पास जो भी सामान मौजूद था उन्हें चेक करने लगते हैं और जो भी खाने पीने और ज़रूरत का सामान होता है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो कब तक इस तरह फंसे रहेंगे, इसलिए वो खाना भी कम कम ही इस्तेमाल करते हैं। फिर अचानक उन्हें एक प्लेन गुजरता दिखता है, जिससे उनकी होप जिंदा होती है और वो सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन प्लेन उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता क्योंकि वो बहुत दूर था। 3 दिन गुजर चुके थे। हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम नैंडो था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो रेंगता हुआ अपनी बहन पास जाता है, जिसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। वो देखते हैं कि उनके माँ बाप की भी मौत हो गई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो पानी इकट्ठा करने के लिए बर्फ़ पिघला रहे थे और इसी से गुजारा करते हैं। वो लोग बैग्स की मदद से एक्स का साइन बनाते हैं ताकि किसी प्लेन की नज़र शायद उन पर पड़ जाए और कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। अगले दिन एक प्लेन वहाँ से गुजरता है। वो कोशिश करते हैं कि कोई उन्हें देख ले, लेकिन इसमें भी नाकाम रहते हैं और एक बार फिर वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि प्लेन के अंदर कुछ बैटरीज थी जिनसे शायद वो रेडियो को चला सकें, लेकिन बैटरीज प्लेन के पिछले हिस्से में थी, इसलिए कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि जहाँ प्लेन तबाह हुआ है वहाँ तो ऊपर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। ऊपर की बर्फ़ खिसकने लगती है, इसलिए वो लोग वापस आने लगते हैं। हमें दिखाते हैं कि इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और अब एक हफ्ता गुजर गया था और इनके पास जो खाना था वो भी ख़त्म हो चुका था। इस जगह पर ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई पेड़ पौधा, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पत्थरों की काई खाकर ही गुजारा करते हैं। भूख से तंग आकर नैंडो बोलता है कि अगर उसे इन लाशों को भी खाना पड़ा तो वो अब वो खा लेगा। उसके पास से कुछ लोग राज़ी भी हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं मानते और बहस करते हैं। भूख से वो इतना परेशान थे कि जूते के लेसेस, सिगरेट, जो भी कुछ था खाकर गुजारा करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नैंडो की बहन भी मर जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा शौक था। वहाँ मौजूद एक लड़का ये देखकर अपने घर वालों को याद करता है और उनके लिए ख़त लिखता है। फिर हम देखते हैं कि अब 21 दिन गुजर गए थे। लोग भूख से नहाल थे, जिसकी वजह से अब वो लाशों को खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ सिर्फ 5 लोग ही ऐसे थे जो लाशों को खाना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि कैनिबल बनने से बेहतर तो मौत है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ लोगों को एक बैग मिलता है। उसके खोलने पर उन्हें रेडियो मिलता है। फिर वो अपनी मदद से ही एंटीना बनाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उनको ढूंढने के लिए 60 प्लेन्स भेजे थे, लेकिन वो नहीं मिले, जिस पर गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि वो प्लेन तबाह हो चुका है और सबको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सुनकर सब टूट जाते हैं। हर किसी की हिम्मत ख़त्म हो रही थी। बाकी 5 भी लाशें खाने के लिए मजबूर थे। वो सब ये मान लेते हैं कि अब उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए कुछ लोग जाते हैं। उन्हें रास्ते में प्लेन के हिस्से मिलते हैं और कुछ लाशें भी। रात होने की वजह से वो वहीं रुकते हैं, लेकिन सो नहीं पाते क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ तूफान आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सब बर्फ़ में ढके थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी।
सब बहुत कमज़ोर हो गए थे। फिर वो चारों ही मलबे को यूज़ करते हुए नीचे आ जाते हैं। मुसलसल तूफान आ रहे थे, वो लोग हार मान चुके थे। वो वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ बर्फ़ का तूफान आ जाता है और बर्फ़ उनके प्लेन के अंदर घुस गई थी, यहाँ तक कि पूरा प्लेन ही बर्फ़ से ढक गया था। जो लोग बाहर थे वो उनकी मदद करने लगते हैं बर्फ़ से निकलने में। सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक औरत जो बहुत नीचे थी वो मारी जाती है। इसी वक्त वो तेज़ हवाओं की आवाज़ सुनते हैं, तूफान दोबारा आता है और कई लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। एक लड़का जिसका नाम नोमा था, वो पैनिक होकर प्लेन का शीशा तोड़ने लगता है और ज़ख्मी भी हो जाता है। आखिरकार वो लोग एक होल बना लेते हैं और उस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। बचे हुए लोग एक दूसरे से मिलते हैं। धीरे धीरे वो प्लेन से बर्फ़ हटा लेते हैं। वो लोग दोबारा ऊपर जाकर मदद ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन जो पहले गए हुए लोग थे उनकी हालत अभी भी बुरी थी। एक इंसान के फेफड़ों में पानी भर गया था, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो भी मर जाता है। अब 36 दिन गुजर गए थे। कुछ लोग वहाँ से मदद के लिए जाने लगते हैं, लेकिन नोमा की हालत ख़राब थी, वो वहीं गिर जाता है। उसका पैर का ज़ख्म बहुत ही बुरा था, वो चल नहीं पा रहा था। वो उनसे बोलता है कि मैं वापस चला जाऊँगा। वो वापस जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ प्लेन का पिछला हिस्सा था। वहाँ पहुंचकर उसमें जो भी सामान होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। उन लोगों को वहाँ पर बैटरीज भी मिल जाती हैं, जिन्हें प्लेन से कनेक्ट करके सिग्नल्स भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि रेडियो ख़राब हो चुका था। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है, उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है और वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ नोमा का ज़ख्म काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म पर फैल रहा था। नोमा को रियलाइज़ हो गया था कि वो कभी भी मर सकता है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। हम देखते हैं कि किसी को वहाँ पर एक काफ़ी मजबूत और वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है, जिसे सीख कर वो स्लीपिंग बैग बनाते हैं। फिर एक दिन वो रेडियो पर सुनते हैं कि उन्हें फंसे हुए 58 डेज़ गुजर गए हैं और गवर्नमेंट एक बार फिर उन्हें ढूंढने के लिए एयरफोर्स भेज रही है, जो एक आखिरी बार उन्हें ढूंढेगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि मदद के लिए उन्हें ऊपर जाना होगा। फिर सीन नोमा पे शिफ्ट होता है, जो अपने साथी से बोलता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे खा लेना। तुम में से कोई एक भी बचा तो हम में से किसी की मौत ज़ाया नहीं जाएगी। ये बोलते ही वो भी मर जाता है। उसके हाथ में एक नोट था जिस पर लिखा था कि तुम लोगों के लिए मैं मरकर भी जिंदा हूँ। वहाँ सभी नोमा की मौत से बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत भी मिलती है। कुछ लोग फिर से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं और पहाड़ के ऊपर पहुँच के देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और बर्फ़ है। वो वहाँ बैठकर सोचते हैं कि अब क्या करें, शायद अब उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो आगे जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर चलने पर उन्हें एक नदी मिलती है, जिसमें से वो खूब पानी पीते हैं और फिर उन्हें एक घोड़े पर आदमी मिलता है, जिसे देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। फिर वो एक पेन और पेपर उनकी तरफ फेंकता है। वो लोग सारी बात पेपर पर लिखते हैं। वो आदमी उस पेपर को लेकर ऑफिस की तरफ भागता है और वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को दे देता है। फिर वो आदमी नैंडो और उसके साथियों को अपने घर लाता है, उन्हें खाना देता है। थोड़ी देर के बाद वो इलाका रिपोर्टर से घिर जाता है। वो उनसे सवाल पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग बर्फ़ में फंसे थे वो भी रेडियो में खबर सुन लेते हैं और वहाँ से जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और आखिरकार 71 दिन बाद हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है और उन सबको रेस्क्यू करने लगते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। वहाँ मौजूद 16 लोगों को बचा लिया जाता है। उन्हें उनकी फैमिलीज के पास लाया जाता है, जहाँ वो सब खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग उन्हें देखने और मिलने आए थे। वो लोग अपनी हिम्मत ना हारने की वजह से बच गए थे, लेकिन इस हादसे की याद बहुत गहरी थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।